नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट का बड़ा निर्णय, 1 जुलाई 2026 से खत्म होगा मदरसा बोर्ड। अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण बोर्ड गठित होगा। मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा विधेयक। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की न्याय यात्रा निकालने के ऐलान पर सियासत तेज। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट का तंज, कहा वो नैनीताल की घटना का करना चाहते हैं राजनीतिक उपयोग। रुड़की में नारसन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सक नदारद। इमरजेंसी के दौरान घायल व्यक्ति का वार्ड बॉय ने किया इलाज। प्राथमिक उपचार के बाद सिविल अस्पताल किया रेफर। झूठी खबरों को लेकर एमकेपी पीजी कॉलेज प्रशासन ने अपनाया कड़ा रुख। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगा मुकदमा दर्ज। प्राचार्य ने कहा वर्तमान में कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया सुचारू। और देहरादून में अलर्ट के बीच रात भर से झमाझम बारिश का दौर। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और नैनीताल के लिए येलो अलर्ट। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने विशेष अभियान के तहत 8,299 आवेदनों का ऑनलाइन निस्तारण किया है। मुख्यमंत्री धामी ने 24.85 करोड़ रुपए संबंधित श्रमिकों और उनके आश्रितों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजे हैं। सचिव श्रम श्रीधर बाबू अदादांकी और श्रमायुक्त प्रकाश चंद्र दुमका ने इस पर बताया कि ये अभियान पिछले 1 महीने से चलाया गया और भविष्य में सभी नए आवेदनों का समय के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग की सराहना करते हुए उद्योगों और श्रमिकों के बीच बेहतर समन्वय बनाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। रामनगर के कोसी बैराज क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल 25 वर्षीय मदन कश्यप निवासी बंबाघेर मछली पकड़ते समय नदी के तेज बहाव में बह गया। सूचना मिलने पर पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद शाम को युवक का शव हनुमान धाम के पीछे कोसी नदी से बरामद हुआ है। मृतक की पहचान मदन के रूप में हुई है। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। देखिए, मदन कश्यप जो बंबाघेर का निवासी है, आज 11-12 बजे के आसपास लट्ठा महादेव कोसी बैराज में मछली पकड़ते समय कोसी बैराज में गिर गया था। काफ़ी देर बाद मदन कश्यप का शव हनुमान धाम के पीछे कोसी बैराज में कोसी नदी में एसडीआरएफ, फायर सर्विस और स्थानीय पुलिस की मदद से शव को निकाल दिया गया है। शव का पंचनामे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि गैरसैंण के भराड़ी सैंण विधानसभा में सत्र कराने को लेकर पूरी तैयारी है। भराड़ी सैंण विधानसभा में 19 अगस्त से 22 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भराड़ी सैंण विधानसभा को भी डिजिटल कर दिया गया है। इनोवा पोर्टल के माध्यम से सत्र की सभी कार्यवाही ऑनलाइन होगी। उन्होंने कहा कि वहां पर साउंड सिस्टम इत्यादि को भी ठीक किया गया है। उन्नीस से 22 भराड़ी सैंण गैरसैंण में सत्र होने जा रहा है। वहाँ पर भी अब हम नेवा के माध्यम से ही कार्य करेंगे। इसका मतलब हम डिजिटाइज वहाँ भी होगा। साउंड का भी वहाँ थोड़ा सा इश्यू होता था, उसको भी हमने ठीक करने का प्रयास IIT रुड़की के साथ मिलकर किया है।
भाजपा मुख्यालय देहरादून में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सरकार के द्वारा गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने के निर्णय को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि पहाड़ प्रदेश में कई तरह की चुनौतियां हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि गैरसैंण में सत्र आयोजित करने का ये कदम उत्तराखंड की जनभावनाओं का सम्मान है और लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। निशंक ने इसे पर्वतीय क्षेत्रों के विकास और राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर करार दिया है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा हुआ है और सरकार का ये निर्णय प्रदेश के भविष्य को नई दिशा देगा। ये जो उत्तराखंड है, ये तो देश का स्वाभिमान और सम्मान है। ये देश को अटल जी तब बोलते थे कि इस उत्तराखंड ने देश को जवानी भी दी है, पानी भी दी है, प्राणवायु भी दिया है। और उस व्यक्ति से, एक परिवार से एक व्यक्ति को सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं की भी रक्षा की है। तो होता है, जो ये पहाड़ हिमालय क्षेत्र है उसमें कई प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, लेकिन गैरसैंण में सत्र होगा, अच्छा चलेगा। और वो सड़क इतनी खराब नहीं है, या आपत्तियां आती रहती हैं, जैसे सड़क यदा कदा ऊपर से आ जाते हैं, गिर जाता है, लेकिन उसके कारण कोई काम बंद नहीं होते। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने शौर्य स्थल युद्ध स्मारक चीड़बाग पहुंचकर उत्तराखंड के वीर शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा ने इस पर कहा कि आज देश की हालत ठीक नहीं, देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही, चुनाव में धांधली की जा रही। हमारे वीर शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश की रक्षा की, जिसको देखते हुए हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों को नमन कर रहे हैं। आवश्यक है हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, वीर फौजियों को, जिन्होंने इस देश के लिए साथ दी, उनको याद करें। क्योंकि अंदर से एक ऐसी भावना आ रही है कि देश कहाँ जा रहा है। जिन्होंने अपनी जानें दी इस देश के लिए, उस देश को के अच्छे के लिए उन्होंने जानें दी, हमारे लिए उन्होंने अपनी जानें दी, इस देश की सुरक्षा के लिए जाने। और जो देश के अंदर बैठे हुए गद्दार हैं, वो देश के संग क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र को खतरा आज हो गया, संविधान को खतरा हो गया है, चुनाव जैसे नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम आए, हमने उनको श्रद्धांजलि दी है। अब हम गवर्नर साहब के पास जा रहे हैं अपनी गुहार लगाने। धर्मपुर से भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यशपाल आर्य के हाल ही के व्यवहार पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी से जबरन वोट नहीं लिया जा सकता। नेताओं का आचरण संयमित होना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेती हैं। यशपाल आर्य जी को मैं बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और सौम्य स्वभाव के भी हैं। आपने कभी देखा होगा, उनके व्यवहार में भी कभी तल्खी मैंने नहीं देखी पूरे राजनीतिक जीवन में। और बड़े भाई की तरह मैं उनका मान सम्मान भी करता हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर वहाँ पर जिस तरह का व्यवहार उनका रहा और जिस तरह से हमने सोशल मीडिया में देखा है, वो कहीं ना कहीं मुझे उस पर ताज्जुब होता है कि ऐसा कैसे वो रिएक्ट कर गए। और ठीक है, लोकतंत्र है, लोग किसी को वोट करना चाहते हैं, हम उनसे जबरदस्ती थोड़ा ना वोट ले सकते हैं। और अगर मान लो पुलिस वहाँ पहुंच भी गई है और पुलिस कोई बातचीत कर रही है, तो उनके अपने पद और कद के अनुरूप, अपनी उम्र के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बद्रीनाथ धाम में पिछले 14 दिनों से बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति, पंडा पंचायत, डिमरी समाज और माणा गांव के ग्रामीणों के द्वारा सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन चलाया जा रहा। स्थानीय लोगों ने 3 मंजिला इमारत से ऊंचे भवनों को तोड़ने और माणा और बामणी गांव को मास्टर प्लान में शामिल करने के निर्णयों को गलत बताया है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि कल से अनिश्चितकालीन धरना और सभी दुकानें बंद रहेंगी। यदि सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। आज हमारे आंदोलन का 14 दिन है और इन 14वें दिन में भी सरकार की आंखें नहीं खुली हैं और हम लोग लगातार जो है आंदोलन के माध्यम से अहिंसावादी शांतिपूर्ण ढंग से जो है आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि 14 दिन हो गए हैं तो पूरे बद्रीनाथ वासियों की एक मांग है कि अब जो है अनशन और धरना प्रदर्शन किया जाए। इसके तहत हम लोग कल से
धरने में बैठेंगे और 2 घंटे के लिए हम पूरा बद्रीनाथ बाजार होटल वगैरह बंद कर रहे हैं, जिससे कि सरकार में मैसेज पहुंचे और बद्री धाम को बचाया जाए। इसके लिए हम लगातार प्रयत्नरत हैं और मैं कल से हमारा आंदोलन उग्रता की ओर भी बढ़ सकता है और इसकी सारी जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि सरकार की होगी, क्योंकि वो हमारी मांगे जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम लोग लगातार निरंतर बने रहेंगे। रुड़की के झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में विधायक वीरेंद्र जाति ने गदर जुड़ा गांव में क्षेत्र की दूसरी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इससे पहले शेरपुर खेलमऊ में भी ऐसी लाइब्रेरी शुरू की जा चुकी है। दोनों लाइब्रेरी वातानुकूलित और इंटरनेट सुविधा से लैस हैं। विधायक ने बताया कि पनियाला चंदापुर और नन्हेड़ा अनंतपुर में भी लाइब्रेरी खोलने की योजना है, जिससे स्टूडेंट्स को निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। साथ ही क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार के लिए 10 करोड़ रुपए लागत से आधुनिक अस्पताल का निर्माण भी चल रहा है। ये जो लाइब्रेरी के उद्घाटन हो रहे हैं और लाइब्रेरीज की स्थापना हो रही है, मैं स्वयं इस पर गंभीरता से नजर रखता हूं और स्वयं गंभीरता के क्रम में मैंने देखा है कि बहुत ही लाभ बच्चों को इन लाइब्रेरीज का मिल रहा है। इनमें ऑनलाइन कैमरे भी लगे हैं। कैमरे जैसे शेरपुर खेलमऊ की लाइब्रेरी, उसका एक्सेस मेरे मोबाइल फोन में है, तो मैं समय समय पर चेक करता रहता हूँ। तो लाइब्रेरी का लाभ काफी बच्चों को मिल रहा है। एक दिन मैं यहाँ रात में भी आया था लाइब्रेरी में गदरजुड्डा में। आज हमने इसका विधिवत उद्घाटन किया है, लेकिन ट्रायल के तौर पर हमने बच्चों को कहा था कि आप इसमें अभी बैठिए और पढ़िए। तो मैं आया था, सीटें पूरी फुल थी और बच्चे अति उत्साह में थे, क्योंकि इसमें एक हम कंफर्टेबल जो माहौल है, भाई एसी लगे हुए हैं, भाई वाईफाई लगा हुआ है, कैमरा सुरक्षा के लिए हम लोगों ने लगवा रखे हैं। ये सारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं इन लाइब्रेरी में है और एक अच्छा माहौल पढ़ाई के लिए हम लोगों ने इन लाइब्रेरीज में दिया है। लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल के होटल में चंपावत पुलिस बिना सूचना और लिखित आदेश के छापा मारने पहुंच गई। पुलिस के होटल में छापा मारने की सूचना मिलने पर पूर्व विधायक अपने होटल पर पहुंचे, जहां पूर्व विधायक फर्त्याल पुलिस टीम पर भड़क गए। उनके द्वारा सीओ चंपावत शिवराज सिंह राणा से लिखित आदेश दिखाने की बात कही गई, जिसका पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। पूर्व विधायक का इस पर कहना था कि अगर पुलिस को छापेमारी करनी है तो नियम कानून के तहत करे, लिखित आदेश लेकर आए, उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई कर सकती है। दरअसल जानकारी के मुताबिक पुलिस शिक्षक नेता के घर हुए हमले के मामले में आरोपी बनाए गए लोगों को ढूंढने यहां पहुंची हुई थी। पूर्व विधायक का कहना है कि पुलिस आए, सर्च करे, लेकिन नियम के अनुसार यहां पर आए। इस प्रकार से पुलिस की मनमानी ठीक नहीं है। देहरादून के 123 साल पुराने एमकेपी पीजी कॉलेज पर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही झूठी खबरों को लेकर कॉलेज प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। प्राचार्य डॉक्टर सरिता कुमार ने इस पर बताया कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एमकेपी कॉलेज बंद होने और शिक्षकों को 3 साल से वेतन न मिलने जैसी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही, जो कि पूरे तरीके से निराधार हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। प्रक्रिया चल रही है और स्टूडेंट्स आ रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे एडमिशंस हम नहीं ले रहे हों। तो कॉलेज को इस तरीके की भ्रामक तथ्य फैलाकर, सूचनाएं देकर लोगों के अंदर बेकार के संशय पैदा ना करें। और हम लोगों ने भी इसकी शिकायत कर दी है, ताकि जिसने भी ये चीज करने की कोशिश करी है उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का है। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है।
अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां एक ओर सरकार लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही। आपको बता दें कि शनिवार शाम लगभग 7 बजे दरअसल नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए गंभीर हालत में एक मरीज को लाया गया था, लेकिन इलाज के लिए कोई भी चिकित्सक नहीं मिला। हालांकि स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद एएमटी और एक स्टाफ नर्स के द्वारा दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने के बाद रुड़की सिविल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। भाई लकड़ी भर रहे थे, उसको लेकर आए हम यहाँ अस्पताल में। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिला, 1 घंटा होगा जी था पूरे अस्पताल में। हमने आवाज मारी, कोई नहीं मिला। हम 1 घंटा से हम परेशान रहे जी, कोई नहीं मिला। नहीं जी, कोई इलाज नहीं दिया जी, खुद लेकर गया। हम अब कहाँ ले गए? रुड़की गया है जी। इसका संज्ञान में मैं लेते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। अभी माननीय डीएम साहब का भी निर्देश है हम सभी को, सभी हमारा कितना भी पब्लिक यूटिलिटीज़ है, बीट स्वास्थ्य, बीट एजुकेशन, बीट एनी विभाग, उनको हमें इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है। तो आपने ये बात बताया कि नारसन वाले में, मैं उसको एक बार सीएमओ से बात करते हुए क्या कार्रवाई हो सकता है विभाग के द्वारा उसको। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर कालाढूंगी नगर क्षेत्र भगवा में नजर आया है। विश्व हिंदू परिषद ने स्थापना दिवस के और जन्माष्टमी के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली है, जिसमें हजारों लोगों ने शामिल होकर विशाल शोभा यात्रा को भव्य बनाया है। शोभा यात्रा के दौरान तिरंगा की शोभा यात्रा भी आकर्षण का केंद्र बनी रही। चकलुआ रामलीला मैदान से होकर कालाढूंगी नगर तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के नजरिए से शासन और पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आया है। चकलुआ के रामलीला मैदान में सुबह विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री दिनेश उपाध्याय ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद रामलीला मैदान से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई, जो कि चकलुआ बाजार होते हुए कालाढूंगी नगर क्षेत्र में पहुंची, जहां अलग अलग प्रकार की झांकियों के साथ शोभा यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए वापस रामलीला मैदान पहुंची थी। हिंदू परिषद बंधन के द्वारा जो कार्यक्रम हुआ है, उसका ये जो शोभा यात्रा निकाली गई है चकलुआ रामलीला ग्राउंड से बाजार होते हुए, कालाढूंगी होते हुए जो बाजार में इसकी प्रदर्शन हुआ है, और बाकी जो वापसी में समापन वहीं चकलुआ ग्राउंड में किया। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र गांव निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वो 13 अगस्त की दोपहर लंढौरा बाजार किसी काम से गई हुई थी। घर पर अकेली उसकी 17 साल की बेटी मौजूद थी। इसी दौरान एक युवक वहां पर आया। आरोप है कि उसने उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया है। इसके बाद बदहवास हालत में उसको छोड़कर फरार हो गया। जब वो घर आई और अपनी बेटी से सारी बातचीत जानी, जिसके बाद पीड़ित परिवार के द्वारा आरोपी के परिवार वालों से शिकायत की गई। आरोपी के पिता और भाई ने जुबान खोलने पर जान से मारने की धमकी दी है, ऐसा आरोप लगा है। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली प्रभारी शांति कुमार ने इस पर बताया कि आरोपी शोएब निवासी ग्राम थिथोला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही आरोपी के पिता शकील और भाई अब्दुल के खिलाफ भी जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। उत्तराखंड में बरसात लगातार मुसीबत बनती जा रही। पहाड़ों की बात करें तो रोज पहाड़ी मार्गों पर पत्थर और मलबा आ जाने की वजह से रास्ते बाधित हो रहे। 4 धामों में से एक धाम केदारनाथ धाम की बात करें तो यहाँ रास्ते में भी पहाड़ी से पत्थर आने के कारण ये रास्ते बाधित हुए हैं, जिससे दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के आने जाने का रास्ता बाधित हुआ। हालांकि रास्ते पर मशीनों के द्वारा पत्थर मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने इस पर कहा कि उनकी विधानसभा के कई जगहों पर बोल्डर आने से रास्ते अवरुद्ध हुए हैं, जिन्हें खोलने का काम लगातार जारी है। और ये भी कहा कि बरसात के मौसम के चलते यात्रा पर भी असर पड़ा है। देखिए, बरसात के 2 महीनों में थोड़ा परेशानी रहती है, क्योंकि पहाड़ है, लैंडस्लाइड लगातार चलता रहता है।
लेकिन वहाँ पे हमारा प्रशासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जहाँ भी रोड मलबा गिरता है या लैंडस्लाइड होता है, रोड बंद होती है, तो तत्काल वहाँ पे संबंधित विभाग को आगाह किया जाता है और वो तत्काल रोड खोलने का भी काम करता है। आज हमारे यहाँ जो द्वितीय केदार मधमेश्वर जी हैं, वहाँ पर एक बड़ा बोल्डर गिरने के कारण पैदल मार्ग बंद हो गया है, और गोंडार के पास और मधमेश्वर में कुछ यात्री वहाँ पर जो कल परसों से गए हुए थे वो वहाँ पर हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को और जिलाधिकारी जी को, प्रशासन को और संबंधित विभाग को सूचित किया गया है। वहाँ पर विभाग के कर्मचारी और जो लेबर हैं वो पहुँच चुकी है रास्ता बनाने के लिए, और बाकी जो वहाँ पर हैं वहाँ पे ट्रॉली भी है, तो ट्रॉली के माध्यम से भी कुछ लोग वापस आने के लिए वहाँ पे एसडीआरएफ और डीडीआरएफ वहाँ पे काम कर रहा है, और जल्दी प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पे रास्ता खुल जाए ताकि बाकी लोग जो ऊपर फंसे हुए हैं उनको वापस। सीमांत घाटी के लाता गांव के पास में बहने वाली धौली गंगा के पास बीते 14 दिनों से 3 बेजुबान गाय बुरे तरीके से फंसी हुई थी, जिन्हें कई बार रेस्क्यू करने की कोशिश भी की गई, लेकिन किसी को भी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। और बड़ी बात तो ये है कि ये जो 3 बेजुबान गाय धौली गंगा के पास बुरे तरीके से फंसी हुई हैं, उन 3 बेजुबान गाय को आखिरकार भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल में तैनात जोशीमठ सुनील के जाबाज जवानों के द्वारा आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया है। और बड़ी बात तो ये भी है कि इस दौरान सर्वप्रथम बिहार का रहने वाला एक मजदूर जिसने धौली गंगा में उफनते नदी को पार किया है, इसके बाद आईटीबीपी के जवानों ने जोश दिखाया और तुरंत उन बेजुबान जानवरों को तुरंत रेस्क्यू किया है। कई बार यहाँ पे रेस्क्यू कार्यक्रम चलाया गया जो सफल नहीं हो पाए, लेकिन 17 दिन के बाद आईटीबीपी द्वारा जो सफल आयोजन किया गया और उनके साथ बिहार के निवासी बाबूराम द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर जो रॉक फिक्स किया जा रहा है, उनमें उनका सबसे बड़ा योगदान है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।